गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विपणन मार्केटिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी आपको वीडियो जो दिया गया था उसमें मार्केटिंग का वीडियो एक बनाया गया था। अभी हम लोग विपणन मिश्र के जो तत्व हैं उसके बारे में क्रमशः एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट वस्तु के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो आज का वीडियो है वो जो है प्राइस मूल्य पे आधारित है। तो विपणन मिश्र का जो दूसरा प्रमुख तत्व है मूल्य या कीमत, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये वस्तु के विपणन में विपणन कार्य के लिए मूल्य संबंधी निर्णय जो है व्यापारी किस प्रकार ले पाता है। सबसे पहले कि मूल्य या प्राइस क्या है। मूल्य या प्राइस क्या है? मूल्य या प्राइस क्या है? मूल्य या प्राइस क्या है? तो ये सभी बातें आपको केवल समझने के लिए हैं कि जब भी कोई क्रेता जो है किसी वस्तु और सेवा के बदले में अपने विक्रेताओं को जो भी वो चुकाता है, मुद्रा के रूप में जो भी पैसा देता है, उसको हम लोग उसका क्या कहते हैं? मूल्य या कीमत कहते हैं। ठीक है। ये हो गया कि प्राइस या मूल्य क्या है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि मूल्य का निर्धारण है कि मूल्य तय कैसे होता है, मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। मूल्य निर्धारण कैसे होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मूल्य का निर्धारण सामान्य रूप से एक पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्या होता है कि मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उनके बीच आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है उसका जो है ये होता है, पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है मूल्य का निर्धारण होता है। तो मूल्य के निर्धारण के लिए जो आवश्यक तत्व क्या है? मूल्य निर्धारण के आवश्यक तत्व क्या है? ये चौथा और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। निर्धारण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका वो कौन सी बात है जिस पे जो है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। यानी कोई व्यापारी अपने वस्तु का, देखो हर व्यापारी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उसको अपने वस्तु का मूल्य क्या है? ऊंचा रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन वो उसके चाहने भर से वो किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य रख के नहीं बेच सकता है। ठीक है। तो मूल्य जो तय होता है बाजार में उसमें बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले उन्हीं तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका प्रभाव मूल्य निर्धारण पे पड़ता है। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वस्तु की लागत। वस्तु की लागत क्या पड़ेगा? तो सिंपली है कि भाई लागत, अगर मान लो किसी वस्तु को बनाने में या उसको मंगा कर के बेचने में जो लागत व्यापारी को पड़ेगा उससे वो ज़्यादा मूल्य पे बेचता है। तो लागत कितने तरह के होते हैं? लागत दो तरह के होते हैं। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, अस्थाई लागत, और मतलब टोटल कॉस्ट। अगर बोले टोटल कॉस्ट माने कुल लागत। कुल लागत में क्या क्या शामिल होता है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माने अस्थाई लागत, वेरिएबल कॉस्ट माने परिवर्तनशील लागत। तो ये दोनों तरह के लागत मिलके क्या बनता है? कुल लागत बनता है। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है अब हम लोग ये भी समझेंगे कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट या अस्थाई लागत क्या है। अस्थाई लागत क्या है? तो अस्थाई लागत में आप ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थाई लागत ये होता है जैसे हम कोई मशीन खरीद लिए, तो ये क्या है? उस मशीन पे हम लोगों ने खर्च कर दिया एक बार में, वो अस्थाई लागत हो गया।
और इसका कुछ और एग्जांपल, जैसे आप बिजली का बिल अगर कोई व्यापारी भरता है कारखाने में, जहाँ ऑफिस में काम होता है, उसका बिजली का बिल भरता है, अपने स्टाफ को सैलरी देता है, ठीक है। तो ये सभी जो हैं आपके अस्थाई लागत के उदाहरण हैं। इसमें आप और भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कमीशन देना, मैनेजर का सैलरी देना, कमीशन देना, ये सभी बातें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। यानी ऐसे लागत की उत्पादन हो या नहीं हो, लेकिन जो है व्यापारी को, उद्यमी को वो खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अस्थाई लागत कहते हैं। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत क्या है? तो परिवर्तनशील लागत में क्या होता है कि परिवर्तनशील लागत जो उत्पादन अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। जैसे कि मशीन चल रहा है, मशीन जो हम खरीद के लाए हैं वो क्या है, हमारा अस्थाई लागत है। अब उस मशीन से जो हम उत्पादन का काम कर रहे हैं, अब उसमें मान लो कि हम गन्ना डाल रहे हैं या कपास डाल करके सूता बना रहे हैं, तो जितना कपास डालेंगे उतना ही सूता बनेगा, जितना गन्ना डालेंगे उतना ही चीनी बनेगा। तो ये जो कपास है और गन्ना है वो क्या है, वो ये परिवर्तनशील लागत है। और उस मशीन को चलाने के लिए हम लोग जितना इलेक्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं वो भी परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि जितना मशीन चलेगा उतना ही वो खर्च होगा, उतना ही उसका लागत उठेगा। तो इसलिए, और जो मज़दूर है कारखाने में काम कर रहे हैं, उन मज़दूरों को परमानेंट मज़दूर हैं, वो काम हो, उत्पादन हो नहीं हो, उनको जो वेतन मिलना है उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए वेतन, सैलरी भी आपका क्या होता है, अस्थाई लागत होता है। ऑफिस में लगा हुआ आपका इलेक्ट्रिक का जो भी बल्ब है, पंखा है, एसी है, वो सब भी अस्थाई लागत के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उत्पादन से इनका मतलब नहीं, उत्पादन हो या नहीं हो, लेकिन वो तो जलेगा ही, वो खर्च होगा ही, इसलिए वो आपका अस्थाई फिक्स्ड कॉस्ट पड़ जाता है। तो जो उत्पादन के साथ साथ बदलता है, उत्पादन के साथ बढ़ता है, उसको हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील लागत। और जो उत्पादन के साथ कम होता है, जो लागत घटता है उत्पादन के साथ में, उसको हम लोग अस्थाई लागत कहते हैं। तो हम लोगों ने उदाहरण भी दे लिया, अस्थाई लागत कौन से होते हैं, परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। कच्चा माल आता है आपका परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत आता है, वेजेस आता है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ आपका फैक्ट्री का इलेक्ट्रिक पावर जो मशीन चलाने के लिए होता है, गुड्स है, कच्चा माल है, ये सभी जो है आपके परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हैं। दूसरा, एक तो हो गया एग्जाम्पल आप दे दिए, दूसरा आप दे रहे हैं कि ये जो अस्थाई लागत जो होता है उत्पादन के साथ क्या होता है, घटता है। मतलब कि जब घटता है, अब उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे कैसे घटता है। और परिवर्तनशील लागत क्या है, ये उत्पादन के साथ में क्या होता है, बढ़ता है। जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये कच्चे माल का, जैसे कच्चा माल है, जितना उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा यूज होगा, तो उसका लागत बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा अगर दोनों में देखें अंतर भी हो जा रहा है साथ साथ। तीसरा क्या है कि अस्थाई लागत कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उत्पादन हो या ना हो या बहुत ज़्यादा हो, अस्थाई लागत जीरो नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता है कि नहीं, अस्थाई लागत कुछ नहीं। लेकिन परिवर्तनशील लागत जीरो हो सकता है। अगर एक उत्पादन बंद पड़ा हुआ है, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तनशील लागतें हैं उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जीरो हो सकता है। मान लो कारखाना बंद हो गया तो परिवर्तनशील लागत जीरो हो जाएगा, जबकि अस्थाई लागत कुछ ना कुछ औसतन रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अस्थाई लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है। ये अंतर भी पूछता है कई बार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको इतना डिटेल में यहाँ बताया गया। दूसरा, मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व में जो है वो दूसरा नंबर है उपयोगिता एवं मांग। उपयोगिता एवं मांग, देखिए डिमांड है और उसका आपका
यूटिलिटी है। ये दोनों जो है मूल्य को तय करता है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का कम से कम कितना कीमत रखेगा, कम से कम वो लागत मूल्य के बराबर जरूर कीमत रखेगा। उसका लागत मूल्य, अगर किसी वस्तु को बनाने में उसको 100 रुपया लग रहा है तो कम से कम वो 100 रुपया उसका मूल्य जरूर रखेगा। क्यों? उससे कम कीमत पे वो नहीं बेचेगा, बेचेगा तो उसको नुकसान होगा। यानी कि कीमत जो भी तय होता है उसका सबसे निचला जो लेवल होता है, सबसे निचला स्तर जो होता है वो उसके लागत के बराबर होता है। मूल्य का निचला स्तर किसके बराबर होता है? लागत के बराबर होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, कितना उसका मूल्य ज़्यादा रख सकते हैं, वो निर्भर करता है उपयोगिता एवं मांग की प्रभावशीलता पे। उपयोगिता एवं मांग की प्रभावशीलता पे। प्रभावशीलता मतलब वो वस्तु व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए कितना उपयोगी है और उसकी मांग कितना प्रभावी है। मतलब प्रभावी मांग होने का मतलब है कि वो किसी भी मूल्य पे खरीदने के लिए लोग उसको तैयार हो जा रहे हैं। अगर जितना ज़्यादा इसकी प्रभावशीलता होगा मूल्य उस वस्तु का, उतना ज़्यादा तय हो सकता है। मान लो कि इसका मूल्य 500 रुपये पे तय होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उपयोगिता एवं मांग की प्रभावशीलता जो है ये तय करता है कि किसी भी वस्तु का कीमत कितना ज़्यादा रखा जा सकता है, जबकि लागत वस्तु के मूल्य का सबसे निचला जो स्तर है उसको तय करता है। हाँ, तो स्टूडेंट इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जो है वो है बाजार प्रतियोगिता की सीमा। तो बाजार प्रतियोगिता की सीमा, अगर किसी बाजार में प्रतियोगिता बहुत कम है तो वहाँ पास जो है व्यापारी वस्तु का ऊंचा मूल्य कम प्रतियोगिता है तो वहाँ पास वो कम प्रतियोगिता है तो वहाँ अधिक मूल्य वो रख सकता है, वहाँ अधिक मूल्य रख सकता है। और जहाँ पास अधिक प्रतियोगिता है वहाँ पास वो कम मूल्य रख पाएगा अपने वस्तुओं का। ठीक है, तो ये बाजार प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं का मूल्य इस तरह से तय होता है। सरकारी एवं कानूनी नियम, सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कि लोगों का, उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो सके और जन कल्याण हो सके। व्यापारी उपभोक्ताओं का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाए, उनका शोषण नहीं कर पाए। तो उससे संबंधित जैसे 2 नियमों का यहाँ उदाहरण दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाना पीना, मेडिसिन, कपड़ा इत्यादि को इसके अंतर्गत रखा गया है। और ये अधिनियम इस बात पे रोक लगाता है कि ऐसे आवश्यक वस्तुओं का कोई भी काला बाजारी नहीं कर सकता है, अनुचित रूप से उसका भंडारण करके उसकी आपूर्ति को बाधित नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा और कानून उसको पकड़ लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, कानूनी रूप से उसको दंड मिलेगा। दूसरा है MRTP एक्ट, जो कि 1970 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यानी एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कानून बनाया गया था। इसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि व्यापारी आपस में मिल कर के या किसी और प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण नहीं कर सके। इसी के अंतर्गत आप देखते होंगे हर सामान के ऊपर में रैपर पर, पैकेट पर लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी देश में कहीं भी उस मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर उस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ व्यापार पे प्रतिबंध लगाया गया है जो उपभोक्ताओं का शोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो
पांचवा है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य। अब ये भी डिपेंड करता है कि हम कीमत जो निर्धारित करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप कुछ समय तक ही व्यापार करेंगे, उस व्यापार को लंबे समय तक नहीं करेंगे, तो आप अधिक लाभ कमा करके अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक मूल्य रख सकते हैं वस्तु का, क्योंकि उसको बेचे, लाभ कमाए और भाग गए। ठीक है, फिर आपको लंबे समय तक उसका व्यापार करना नहीं है। दूसरा, अगर आप व्यापार को दीर्घ काल तक चलाएंगे, लंबे समय तक आपका व्यापार चलने वाला है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तु का अनुचित रूप से ज़्यादा मूल्य नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको दीर्घ काल में आपको कम लाभ कमाते हैं, थोड़ा लाभ कमाते हैं, और वस्तु का मूल्य भी ज़्यादा ऊंचा नहीं रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, एकदम कम नहीं, मतलब कि ज़्यादा ऊंचा नहीं रखते हैं वस्तु का मूल्य। तो ये दो बातों को ध्यान में रख करके ही मूल्य निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? बाजार में भागीदारी में वृद्धि। कभी कभी क्या होता है, बाजार में मेरा वस्तु बहुत सारे लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वस्तु ग्राहक हमारा बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, वस्तु का मूल्य कुछ कम कर देते हैं। दूसरा, प्रतियोगी बाजार में टिके रहना। ऐसा बाजार जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है व्यापारियों के बीच में, वहाँ हमको वस्तुओं का मूल्य कुछ कम रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उत्पाद की गुणवत्ता में अग्रिम स्थान पाना। बहुत सारे ऐसे कंपनियां और ब्रांड हैं जो अपनी वस्तुओं का क्वालिटी बहुत अच्छा रखते हैं, और उस क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए वो तरह तरह के शोध और अनुसंधान कार्यों पर वो बड़ी मात्रा में खर्चा करते हैं, जिससे उनकी वस्तु का क्वालिटी अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, वस्तु का मूल्य उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह की वस्तुएं ज़्यादातर ऊंचा आय वर्ग वाले ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट पांचवा और अंतिम पॉइंट जो है वो है विपणन पद्धतियाँ। विपणन पद्धतियाँ मूल्य निर्धारण को कैसे प्रभावित करती है, तो इसमें आप लोग देखेंगे विपणन पद्धति मतलब कि बाज़ार में जो हम लोग वस्तुओं को तैयार करते हैं और बेचते हैं, तो वो आपका वो पद्धति, वो मेथड, वो तरीका क्या है आपका। ठीक है, वो तरीका किस तरीका का आप किस प्रणाली का, किस तरीका का, किस विधि का आप प्रयोग करते हैं वस्तुओं को उत्पादित करने में और बेचने के लिए। तो सबसे पहला है वितरण प्रणाली आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मतलब कि आप किस तरह से वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। पहले आप डायरेक्ट ग्राहकों को बेचते हैं, या फिर बीच में पहले एजेंट को बेचते हैं, एजेंट जो है थोक विक्रेता को बेचता है, और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को बेचता है, फिर फुटकर विक्रेता से उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा, वितरण प्रणाली आपका कैसा है, उस पर आपका क्या होता है, उसके कारण जो है वस्तुओं, उसके कारण ग्राहकों तक वस्तु पहुंचाने में आपकी लागत बढ़ जाती है, और उसी के अनुसार आपको जो है अपने वस्तु का मूल्य निर्धारित करना पड़ता है। दूसरा है विक्रयकर्ताओं की योग्यता। अब आप जो विक्रयकर्ता रखे हैं वस्तुओं को बेचने के लिए, वो उनकी योग्यता कैसी हो, वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं, ग्राहकों को समझा पाते हैं, तो उनकी योग्यता पर भी जो है आपका जो है कीमत निर्भर करता है। कीमत ज़्यादा होगा वस्तु का या कम होगा। तीसरा, विज्ञापन की प्रभावशीलता। विज्ञापन, आप जो विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, तो उस विज्ञापन से आपका जो है विपणन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वह भी जो है मूल्य का, उस वस्तु के कीमत का निर्धारण करता है। अगर आपने किसी वस्तु पे बहुत ज़्यादा विज्ञापन कर दिया, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, तो स्वाभाविक रूप से उस वस्तु का कीमत भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। पैकेजिंग, आप जो उस वस्तु को पैक कर रहे हैं सुरक्षित रखने के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको आसानी से भेजने के लिए, तो आपका पैकेजिंग पर क्या खर्चा हो रहा है, वो भी वस्तु के मूल्य को तय करता है। विक्रय संवर्धन की क्रियाएं। विक्रय संवर्धन माने होता है सेल्स प्रमोशन, यानी कि
विक्रय को बढ़ावा देने के लिए जो जो काम कर किया जाता है, जैसे कि हम लोग तरह तरह से लालच देते हैं उपभोक्ताओं को, कोई डिस्काउंट दिया जाएगा, 40% ऑफ है, लॉटरी, कुछ लॉटरी सिस्टम भी रहता है कि कुछ किसी किसी के परचेज पर टिकट पे जो है कुछ लॉटरी निकल जाएगा। हाँ, तो इस तरह का अलग अलग तरह का लालच देकर विक्रय को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं उसको विक्रय संवर्धन कहते हैं। तो वो विक्रय संवर्धन क्रियाओं पे आप कितना खर्च कर रहे हैं उसके अनुसार क्या होता है, आपको अपना वस्तु का मूल्य बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज विपणन में, मार्केटिंग में हम लोगों ने क्या देखा, मूल्य विपणन मिश्र का दूसरा जो तत्व है वो मूल्य या मूल्य का निर्धारण किस तरह से किया जाता है उसको हम लोगों ने देखा है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आप कर लेंगे। ओके।